नमस्कार डॉक्टर्स। सक्सेसफुल डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेद की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको पता है डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की तरफ से ये सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आयुर्वेद के सफल चिकित्सकों का परिचय हम आपसे करवाते हैं और उनके विचार। हम जिन सक्सेस का परिचय आपसे करवाने जा रहे हैं वो एक विद्वान वैद्य है और एक श्रेष्ठ शिक्षक है और बहुत अच्छे शोधकर्ता है। इस प्रकार का मिश्रण बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा अभिप्राय है भारत के पश्चिमी छोर में स्थित गोवा में स्थित पोंडा में प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र दिगंबर जी दीक्षित। डॉक्टर दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है और आपको बधाई है कि हमारी कंपनी ने आपको सक्सेसफुल डॉक्टर ऑफ आयुर्वेद चुना है। धन्यवाद। निश्चित रूप से आप ये ऑनर डिजर्व करते हैं क्योंकि आपका बायोडाटा इतना बड़ा है कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे उसमें सारा कार्यक्रम उसी में चला जाएगा। लेकिन मैं संक्षेप में अपने दर्शकों को, आयुर्वेद चिकित्सकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर दीक्षित जी आपने 1992 में पुणे यूनिवर्सिटी से बीएमएस किया। 1995 में आपने IPGT&RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में बेसिक प्रिंसिपल्स में एमडी आयुर्वेद किया। 1994 में आपने पुणे यूनिवर्सिटी से एमए संस्कृत भी किया और 1999 में 1999 में आपने पुणे यूनिवर्सिटी में से पीएचडी बेसिक प्रिंसिपल्स किया। तो ये आपकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशंस हैं। निश्चित रूप से आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पाई है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस लेने के बाद आपको आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रेरणा कहां से मिली, कब मिली और आपने आयुर्वेद की क्लिनिकल प्रैक्टिस कब और कहां शुरू की? मेरे पिताजी 1955 के पास आउट DISF, उस समय आयुर्वेद की जो डिग्री थी वो थे। तो उनको ये इच्छा थी कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन वो एक गांव में हमारे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन साथ साथ कुछ मॉडर्न दवाइयां भी उपयोग करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं पूरी तरह से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करूं। और फिर जो कॉलेज में भी ऐसे कुछ शिक्षक रहे कि जो प्रेरणा देते रहे। और कॉलेज आवर्स के बाद हम लोग जो अच्छे कुछ वैद्य थे जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते थे, महाराष्ट्र के लीडिंग कुछ वैद्य थे, उनके क्लिनिक्स में जाकर खुद पेशेंट वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको देखते थे। तो फर्स्ट बीएमएस से हमने इसकी शुरुआत कर दी कि एक वैद्य प्रमोद कुलकर्णी सर है उनके क्लिनिक में। उसके बाद में वैद्य चूड़ामणि माधव वासुदेव कोलटकर जी जो थे, उनकी काफी परंपरा महाराष्ट्र में बड़ी है। तो उनके क्लिनिक में मैं लगातार पूरे बीएमएस में उनका क्लिनिक अटेंड किया। और उसके जब फाइनल ईयर में मैं था तो महाराष्ट्र के अग्रणी वैद्यों में से एक वैद्यराज भालचंद्र शास्त्री नानल, तो उनका क्लिनिक अटेंड करने का भी मुझे मौका मिला। और साथ साथ वैद्य वसंत दत्तात्रेय गौतम करके थे उनका। हर छुट्टियों में हम लोग सांगली में वैद्यराज आत्माराम शास्त्री दातार करके थे, तो उनके यहाँ जाते थे। वो पांचभौतिक चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, तो उनके यहाँ से भी सीखने का मौका मिला। उसके बाद में फिर जो एमडी जामनगर में मैंने किया, तो उस समय जो वहां पर प्रोफेसर वैद्यराज मधुसूदन शास्त्री जी थे और मेरे गाइड जो वैद्यराज राम बाबू द्विवेदी जी सर थे, तो उनसे भी काफी क्लिनिकल नॉलेज मिला। तो उन सबकी प्रेरणा की वजह से ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आज कर पा रहा हूँ। अद्भुत है। इस प्रकार का संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है कि आपके पिताजी ने प्रेरणा दी कि आप आयुर्वेद की, शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें। आपके गुरुजन और एक से एक महान गुरुजन आपको मिले जब आप बीएमएस कर रहे थे, जब आप एमडी कर रहे थे, जब आप पीएचडी भी की होगी। तो उस टाइम पे एक से एक महान आपको आयुर्वेद के निष्णात वैद्य मिले और उनसे प्रेरणा आपने ली। और
मुझे पता है कि आप क्रॉनिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट तो करते हैं और बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आपके पास आते हैं और बहुत एडवांस्ड स्टेजेस में आते हैं, वो आप करते हैं, उसके लिए आप निष्णात हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक विशेषता ये भी है कि आप एक्यूट डिजीजेस का भी मैनेजमेंट करते हैं जी और काफी सारे एक्यूट डिजीजेस का मैनेजमेंट आप अपने क्लिनिक पे करते हैं या जहां पे आप कंसल्टेशन देते हैं वहां पे करते हैं। लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी विशेषता आपके भीतर और है, और वो है कि आपने लगभग 140 क्रिटिकल पेशेंट्स जो आईसीयूज में एडमिटेड थे गोवा के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, आपने उनकी भी मैनेजमेंट की और काफी हद तक सफल मैनेजमेंट की। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का बायोडाटा सबके पास नहीं होता है। मेरा प्रोफेसर उपेंद्र दीक्षित जी आपसे प्रश्न है, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए विशेष रूप से ये कार्यक्रम है और यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स की तरफ से ही मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा आपने क्या किया कि आपने क्रॉनिक डिजीजेस, एक्यूट डिजीजेस और क्रिटिकल डिजीजेस में को मैनेज करने की इतनी बड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली। कैसे किया, क्या किया, वो विस्तार पूर्वक बताइए। लोग ये सोचते हैं, समाज में ये धारणा बनी हुई है कि आयुर्वेद सिर्फ क्रॉनिक डिजीजेस के लिए है और जब एक्यूट या इमरजेंसी जी हाँ। कंडीशंस आ जाए तो मॉडर्न मेडिसिन लेना चाहिए। तो अगर हम लोग ये कर पाए तो समाज का हमारी ओर देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमें और अधिक आयुर्वेद का महत्व समाज में बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रूप से मैंने ऐसा जी प्रयास किया और जो गोवा में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो यहाँ पर लोगों के मन जी में कोई ऐसे प्रिजुडिस नहीं था, लोगों के मन में कुछ ऐसा नहीं था कि ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस क्या होती है, ये सिर्फ क्रॉनिक ही होती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग इस तरह से आते जी थे कि 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ऐसे बच्चे को लेके आ गए कि भाई इसको आप देखिए, इसका आयुर्वेद में इलाज है तो जी आप कर दीजिए, नहीं वरना आप ही बता दीजिए कि कहाँ जाना। तो जी जहां तक हो सके हमें ये कोशिश करनी है कि इसको हम आयुर्वेद से ठीक कर सके। नहीं तो लोग ये जी सोचेंगे कि आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है, ये नहीं सोचेंगे कि चलो ये वैद्य दीक्षित इनके पास इलाज नहीं। तो मैंने ऐसा जी कोशिश की कि जो ऐसे कल्प मिले कि जो अच्छा तुरंत उसका परिणाम प्राप्त हो सके। जो कुछ जी मैंने अपने गुरुओं से भी देखा था, कुछ मैंने खुद बनवाए ऐसे कल्प कि जिनका इसमें उपयोग किया जा सके एक्यूट और इमरजेंसी कंडीशंस में। शास्त्र के कुछ मित्रों की जी मदद से ऐसे कल्प बनवाए और उनका उपयोग किया। तो जो एक्यूट जी कंडीशंस में भी मतलब जैसे मैंने बताया कि लगभग 70 पेशेंट्स 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आज तक आए। तो जिनका 15-20 मिनट जी के अंदर ही टेम्परेचर नीचे आकर 101 या 100 के नीचे आ गया, इस तरह से। तो उसमें वहाँ पर तो जी मॉडर्न मेडिसिन्स थे, लेकिन मैंने उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स देकर देखा तो बहुत जल्दी परिणाम मिला। जो आत्विक चिकित्सा जहाँ आईसीयू में एडमिट है, तो वहाँ पर जी पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन उनका जो पोटली है उसको घिसकर उनकी मसूड़ों पर लगाने से वहीं से एब्सॉर्प्शन होकर तुरंत उसका परिणाम शुरू हो जाता है और वो पेशेंट ज्यादातर मॉनिटर्स पे होते हैं, तो हम कुछ ही सेकंड्स में उसका मॉनिटर पर असर दिखना शुरू कर सकते हैं कि पल्स जो है, रेस्पिरेशन रेट है, हार्ट रेट, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इससे जी पता चल जाता है कि इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि भाई ऐसा हम परिणाम दे सकते हैं। फिर इस तरह जी के आईसीयू में भी लगभग 140 पेशेंट्स आज तक ऐसे हो गए। प्रोफेसर दीक्षित जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये सब सुनना। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़े निष्णात वैद्य हैं पश्चिमी भारत के। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास पूरे भारत से और विश्व से पेशेंट्स आते हैं। मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छा चिकित्सक होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक चिकित्सक हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। मैंने वो परिचय आपका अभी बाकी रखा है। मैं अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर दीक्षित जी गोमंतक आयुर्वेद कॉलेज गोवा में फॉर्मर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेसिक प्रिंसिपल्स के हैं और इसके साथ वो एलकेआर आयुर्वेद महाविद्यालय कोल्हापुर में फॉर्मर
प्रिंसिपल प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेसिक प्रिंसिपल्स में है। फिर वो राष्ट्रीय गुरु हैं, सिलेक्टेड हैं, इनके पास पूरे भारत से आयुर्वेद डॉक्टर सीखने आते हैं। कितने सारे आपके अंदर एमडी और पीएचडी के स्कॉलर्स गाइडेंस ले रहे हैं। आप अपने क्लिनिक में भी बहुत सारे बीएएमएस स्टूडेंट्स को, एमडी के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, सिखाते हैं और उनको आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप एक महान व्यक्ति हैं। आयुर्वेद का हर व्यक्ति, हर छात्र, मैं मानता हूं कि वो आपका विद्यार्थी है, आप ऐसा मानते होंगे। इस कार्यक्रम से के माध्यम से मैं यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स तक आपका ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उनको आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है तो उन्हें किस प्रकार से स्टडी करना चाहिए। आप क्या उनको टिप्स देंगे कि वो इस तरह से स्टडी करें तो वो आपके जैसे अच्छे श्रेष्ठ चिकित्सक बन सकते हैं। प्रोफेसर दीक्षित जी। वास्तविकता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स बनते हैं उनसे हम कम पेशेंट्स देखते हैं। कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को वो देखें, आराम से ही देखें। और हमारा उद्देश्य पहले से ही पता होना चाहिए हमें कि हमें ये इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर करनी है तो आराम से ही ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब उनको बताया जाए क्लिनिक्स में कि आप इस पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए तभी लेंगे वरना नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। खुद हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। उसके विषय में मैं एक मेरा मित्र है उसका उदाहरण देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जो उसने फर्स्ट बीएमएस से तय कर लिया था कि मैं आगे जाके स्त्री रोग प्रसूति यानी गायनेक की प्रैक्टिस करूंगा। तो वो तब से ही पढ़ रहा था। माना कि वो फर्स्ट ईयर में था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो ना पढ़ सके। वो उसने तब से ही शुरू किया। हमें ये करना चाहिए कि जो पेशेंट जो सिम्टम्स बताते हैं तो उनका आयुर्वेद में क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है ये ढूंढने की कोशिश करें। फिर उसका दोष धातु मूलों से क्या संबंध है ये देखे। जैसे हमने सिर्फ लिखा कि हेवीनेस इन आईज, तो उससे उतनी वो बात नहीं बनती जैसे हमने लिखा कि नेत्र गौरव। तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये मज्जा के संबंध में ये दिया हुआ है, मज्जा नेत्रांग गौरव। टर्मिनोलॉजी में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका कहाँ पर वर्णन है। और फिर हमें उसमें ज्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त होती है कि इस मज्जा का, इसमें हमें मज्जा पर काम करने वाले द्रव्य देने चाहिए। इसलिए हर पेशेंट के हर सिम्टम्स का इस तरह से हम लोग एनालिसिस करते गए तो फिर वो इन सिम्टम्स का परस्पर संबंध क्या है, कौन से दोष धातुमल है और फिर कैसे संप्राप्ति बनी होगी, ये हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। हम लोगों को ऐसी एक आदत बनानी चाहिए कि फिर हमने गुरुची के बारे में पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता है कि एक बार गुरुजी के बारे में हमने पढ़ लिया तो हम सब कुछ समझ गए। उसको देखना, उसका कहाँ उपयोग किया गया है, फिर पढ़ना, फिर देखना। जब हम पढ़ते हैं और साथ साथ देखते हैं तो वो हम लोग याद करते हैं, तो फिर वो याद रह जाता है। इस तरह से शुरू से ही विद्यार्थियों को ये कोशिश करनी चाहिए कि मुझे एक गोल सेट है मेरा कि मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। भले वो खुद स्वयं स्फूर्ति से उनको ये काम रोज करना चाहिए, जो कॉलेज में होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ खुद करते रहना चाहिए। जी। तो सतत अध्ययन एक आपने कहा और दूसरा आपने ये कहा कि पेशेंट्स के प्रति एक्सपोजर आयुर्वेद के डॉक्टर्स का कम होता है, वो होना चाहिए। प्रोफेसर दीक्षित जी, मैं आपको क्या एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस मंच के माध्यम से हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कम होते हैं, हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को स्टूडेंट डेज में पेशेंट्स कम देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक्स, जैसे आपका अपना दीक्षित आयुर्वेदा क्लिनिक है कोंडा गोवा में, जिसके आप चीफ कंसल्टेंट हैं, वहां पे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने देते हैं, पेशेंट्स दिखाते हैं। तो क्या आपकी तरह ही बाकी सीनियर डॉक्टर्स को भी यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को अपने क्लिनिक पे आने देना चाहिए, उन पेशेंट के प्रति एक्सपोजर करवाना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे अभी हम लोगों को ये मौका मिला कि जो मैंने वैद्य चूड़ामणि कोलटकर सर जी का नाम लिया, तो उनके क्लिनिक में वहां में ये देखने के लिए मिला प्रत्यक्ष रूप से कि जैसे ग्रंथों में ये दिया है कि कौन सी अवस्था में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, इस तरह से जो दिया हुआ है। तो वो हमें प्रत्यक्ष देखने के लिए मिला कि भाई इस अवस्था में वो मन देना चाहिए,
तो उस अवस्था में वो मन दिया और तुरंत फायदा हो गया। तो इस तरह से जब वो खुद देखेंगे विद्यार्थी तो पता चलेगा। इसलिए जो सीनियर वैद्य जिनको ये अनुभव प्राप्त है, वो ये जी। देखें कि वो विद्यार्थियों को उनको अपने क्लिनिक में आने देना चाहिए और उनको, और जो कॉलेज में भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे अच्छे पेशेंट्स हैं और जहाँ पे कॉलेज में भी जी अच्छे हाँ। चिकित्सक हैं, तो वो भी जी हाँ। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनको एक्सपोज़र मिले और वो कैसे अनुभव प्राप्त करें, इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन जैसे वो बढ़ेगी, तो उससे ही आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। जी, बहुत सुंदर प्रोफेसर दीक्षित जी, आप बहुत सुंदर बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर सीनियर आयुर्वेद डॉक्टर्स अपनी अपने उत्तरदायित्व को समझें, तो हम अपने यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं। यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स में ज़रा थोड़ी उपलब्धियाँ आपको प्रोफेसर उपेंद्र दीक्षित जी के बारे में बताना चाहता हूँ। 2018 में इनको सांडू आयुर्वेद भूषण पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में यानी 1999 में प्रोफेसर दीक्षित जी को हरिओम गोल्ड मेडल मिला था गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से, बेसिक प्रिंसिपल्स का। फिर 2014 में 2014 में कार्य भूषण अवार्ड मिला था तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से। 2019 में वैद्य पुरुषोत्तम शास्त्री नानल मेमोरियल चरक अवार्ड मिला। इसके बाद 2015 में धन्वंतरी अवार्ड से भी आप नवाजे गए और 2020 में आपको गामा लेजेंड अवार्ड मिला गुआ में और 2002 में आपको अवार्ड मिला था तत्कालीन मुख्यमंत्री पनिकर जी के हाथों अवार्ड फॉर सोशल एक्टिविटीज। तो आपके अवार्ड्स की संख्या बहुत लंबी है, सूची बहुत लंबी है, मैं सब तो नहीं गिना पा रहा। मैं फिर एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने इतना बड़ा नाम बना लिया है, जिस प्रकार से आपको गोवा सरकार ने भी बहुत सारी कमेटीज में रखा हुआ है, भारत सरकार ने रखा हुआ है, बहुत सारी दूसरी सरकारों ने भी आपको काफी कुछ इतनी मान्यता प्रदान की है। तो क्या आयुर्वेद का भविष्य, वर्तमान और भविष्य यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए ऐसा है कि उनके लिए काफी स्कोप है, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और यंग जो आयुर्वेद के फील्ड में आ रहे विद्यार्थी, उनमें से कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सिर्फ उनको एक सही जी, दिशा मिलने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद की जी, प्रैक्टिस में जैसा अभी हमने देखा कि एक्यूट इमरजेंसीज सब सब फील्ड में आयुर्वेद के लिए स्कोप है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जी, भारत में ही है, आज तो विदेशों में भी बहुत सारा आयुर्वेद की चिकित्सा लेना चाहते हैं लोग, यहाँ भी आते हैं, या फिर कई ऐसे वैद्य हैं कि जो वहां पर जाके चिकित्सा करते हैं। एक यहाँ पर जो मैं एक देवाया करके सेंटर है, वहां पर मैं जाता हूँ, वहां पे ज्यादातर फॉरिनर्स खास करके अपॉइंटमेंट लेकर वहां पर रहने के लिए आते हैं आयुर्वेद चिकित्सा लेने के लिए। और उन लोगों को काफी जी, जी, आवश्यकता है। और जो ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं कि जिनको मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है उससे लाभ नहीं मिला है, जो अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए, तो वो चाहते हैं कि इसके लिए हमें कोई और रास्ता मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी चीजें होती है कि जैसे हम लोग जो देखते हैं कि पचन है, हम लोग जो देखते हैं कि अनुलोमन है, उसकी मल प्रवृत्ति, ऐसी कुछ चीजों के बारे में वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, और हम लोग देते हैं तो वो सफल चिकित्सा हो जाती है। जैसे एक पेशेंट थी जिनको ये था, लिम्फोमा था उनको, नॉन हॉजकिंस। जी, लेकिन उसके साथ साथ उनको कई सारी बीमारियां थी और उनको हाथ उनके कांपते थे, तो जी, उनका मॉडर्न डायग्नोसिस पार्किंसोनिज्म किया गया था। लेकिन जी, उनको जो बाकी मैंने पहले जो सारी दवाएं दी उसमें से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन जी, उसके बाद में मैंने ये सोचा कि इनको कृमि की चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। तो भले ही ये बड़ी बड़ी बीमारियां हों, लेकिन कृमि की देना जरूरी है। तो इसलिए कृमि कुठार जब उनकी दवाइयों में ऐड कर दिया गया, तो अगली बार जब फॉलोअप पर वो आई तो बोले कि मेरे हाथ कांपना बंद हो गया है। अब कोई ये नहीं सोच हम सकता कि कृमि का इतना प्रभाव हो सकता है और वो पार्किंसनिज्म के लिए इतना कारणभूत हो सकता है। तो ये हमारी अलग सोच है आयुर्वेद की, तो हमें उस पर चलना चाहिए ऐसे। और विदेशों में भी ऐसे पेशेंट्स है कि जिनको जरूरत है, कि जिनको ये सारी बातें, अब जैसे ये पार्किंसोनिज्म की बात आ गई, तो एक स्विट्जरलैंड से एक जो पायलट थे पहले वो आए थे, तो उनको भी ऐसा ही था कि जो जी, उनको वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, तो उनके अंदर जो हमारी ये बातें हैं कि जैसे अनुलोमन होना,
या हम लोग स्नेहन स्वेदन कराते हैं, ये बातें। और जो साथ-साथ हम लोग जो वात की हमारी कंसेप्ट है और वात शामक, तो उनको उस प्रकार की चिकित्सा सुवर्ण सिंदूर वगैरह देने से वो ठीक हो गए, चलना शुरू जी किया, तो अब वो वहाँ से दवाइयाँ मँगवाते हैं। तो इसलिए विदेशों में भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस के लिए बहुत स्कोप है और लोग चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की चिकित्सा मिले। तो इसलिए विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि हमें खुद को इतना सक्षम बनाना है कि हम अब ये नहीं रहा कि हम लोग अपने ही एरिया में कुछ डॉक्टर बने। हमें ग्लोबली काम करने का मौका मिल सकता है और उसके लिए हमें सक्षम बनना है और ये बहुत स्कोप है आयुर्वेद के लिए हमें। बहुत सुंदर सर। मैंने सुना आप कह रहे थे जवाया आयुर्वेदा एंड नेचर केयर सेंटर। मुझे पता है कि आप उसमें आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट, और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है। एक बड़ा सेंटर है और ऑब्वियसली उसमें विश्व के बहुत सारे देशों से पेशेंट्स आते होंगे, तो उसी के आधार पे आपने ये सारा निष्कर्ष जो है वो हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के सामने रखा है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि कंपटीशन इस युग में बहुत हो गया है। आयुर्वेद के भीतर भी बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर्स के साथ भी बहुत कंपटीशन हो गया है। सर, यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को कुछ ऐसे ऐसी शिक्षा दीजिए, सुझाव दीजिए जिससे वो बढ़ते हुए कंपटीशन का अच्छे से मुकाबला कर सके। हमें हमेशा कंपटीशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अभी आगे भी, आगे भविष्य में भी तो और बढ़ेगी कंपटीशन। हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से एरियाज है कि जहां पर हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कई लोग ये बताते हैं कि जी जो मॉडर्न मेडिसिन है वही वो आयुर्वेद में भी है, वैसा हम लोग भी कर सकते हैं। इतना काफी नहीं है, क्योंकि जो लोग है, जी समाज ये सोचेगा कि अगर जो मॉडर्न मेडिसिन कर रहा है वही आप लोग कर सकते हैं, तो फिर वो तो पहले से कर ही रहे हैं, आपकी क्या आवश्यकता है। तो हमारे पास क्या विशेषता है, ये लोगों के सामने आना चाहिए कि जी हम कुछ विशेष कर सकते हैं। जो कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिनका उसमें नहीं इलाज हो पा रहा है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी विशेषताएं कुछ सामने लाना चाहिए, तब समाज में स्वीकृति मिलेगी हमें। तो इसलिए विद्यार्थियों को भी जी चाहिए कि वो पढ़ाई करें और वो खुद सोचे कि मुझे कौन सी विशेषता मेरे अंदर होनी चाहिए, कि या तो मैं पंचकर्म में अपनी विशेषता करूं, या मैं जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है उसमें अपनी विशेषता सिद्ध करूं, या जो भी क्षेत्र वो करना चाहते हैं। जी तो पहले से अगर वो उसके बारे में सोचे, तो वो उस प्रकार का जी अभ्यास कर सकते हैं, उस जी प्रकार का अनुभव पहले से ही प्राप्त कर सकते हैं। और फिर वो अलग-अलग जो डॉक्टर्स है और जो आयुर्वेद के भी वैद्य है, उनके अंदर कुछ उनको विशेषता है, इसलिए उनको ज्यादा अच्छा स्थान मिलेगा और वो कंपटीशन में वो टिक पाएंगे। तो इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, और उससे के लिए पहले से ही प्रयासरत रहना चाहिए उनको। आपका अभिप्राय यह है कि हमें आयुर्वेद की स्ट्रेंथ्स को हम्म, पहचानना चाहिए जी। कि आयुर्वेद की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उसमें से हमें कौन सी स्ट्रेंथ को डेवलप करके अपने आप को उस एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का निष्णात यानी एक्सपर्ट बनाना है। और अगर हम ऐसा करके समाज के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के चिकित्सक वो करेंगे जो दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के चिकित्सक नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरली ऐसे में कंपटीशन करना बहुत आसान हो जाएगा और आयुर्वेद की और चिकित्सक की दोनों की ग्रोथ काफी अच्छी इससे हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत लंबी बातचीत करने की इच्छा कर रही है, लेकिन हम इसे और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए प्रोफेसर आपसे अंत में मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो दीजिए। जैसे वाग्भट ने कहा है कि आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरा, तो कई बार ये जो नए विद्यार्थी आते हैं, आयुर्वेद में आते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे जी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, अब मुझे यहाँ लेना पड़ा, तो थोड़ा सा दुखी जी रहते हैं, क्या थोड़ा सा सोचते हैं कि मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ऐसा बिल्कुल वो मत सोचे। जी वो जहां पर आए वो बहुत सही जगह पर जी आए, और वो कई ऐसी चीजें करेंगे, कर पा सकते हैं आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर, कि जो बाकी वो डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और उनको शुरू से जी ये सोचना चाहिए कि मैं आयुर्वेद के माध्यम से काफी कुछ कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में जाकर कहीं भी मैं कर सकता हूँ।
और इसके लिए मुझे जी सक्षम बनना है, तो मैं पहले से ध्यान दूं, मैं पहले से पेशेंट्स को देखूं, मैं पहले से पढ़ता रहूं और मैं ऐसे इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकूं कि जिससे मैं सफल हो जाऊं। और सफलता उनको जरूर मिलेगी इस प्रकार से अगर वो करेंगे। और जिस प्रकार से अब वो टैलेंटेड ऐसे नई पीढ़ी आ रही है आयुर्वेद में, तो वो लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो शायद हम लोग जितनी सफलता हमारी पीढ़ी ने जी प्राप्त की है उससे भी और ज्यादा सफल वो बन सकते हैं जरूर। बहुत सुंदर, बहुत कम शब्दों में आपने एक बहुत गहरा संदेश दे दिया कि आयुर्वेद पे भरोसा रखिए, जिस फील्ड में जाना है शुरू से उसकी तैयारी करिए और पूरी शक्ति लगा के उसमें लग जाइए, तो निश्चित रूप से जो टैलेंट लेके यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स आ रहे हैं आयुर्वेद में, उसके साथ अगर ये एक ब्लेंड हो जाए, जो आयुर्वेद की जो एक एंशिएंट आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं, अगर इनको दोनों को जोड़ लिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो सकता है और हम आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छी हेल्थ केयर सोसाइटी को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारे साथ सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर हैं गोवा से प्रोफेसर उपेंद्र दिगंबर दीक्षित जी। बहुत बड़ा नाम है, इनके पास बहुत कुछ है, इतने कम समय में सब नहीं जाना जा सकता। मैं अनुरोध करूंगा कि आतिक चिकित्सा जो है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम फिर कभी एक इनके साथ सेशन करेंगे और ये बहुत सारी जानकारी हमारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स को देंगे, जिससे उनको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। प्रोफेसर दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा दिल से धन्यवाद और आपका अभिनंदन। आपको बहुत बधाई, आप एक सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर हैं, आप और ग्रो करेंगे। मेरे लिए तो अभी भी आप बहुत यंग हैं, आपने बहुत ऊंचाई पे जाना है, बहुत ऊंचाई पे जाइए, आकाश को छूइए। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।